हेलो स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर वीडियो में हम मॉड के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुलक के बारे में समझेंगे कि बहुलक क्या होता है और बहुलक को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि बहुलक भी जो है वह भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो यहाँ पर हम अभी समझेंगे कि मॉड क्या होता है और मॉड को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जो बहुलक है वह एक्चुअल में स्थिति माध्य है और बहुलक को इंग्लिश में मॉड कहा जाता है। और मॉड शब्द जो है फ्रेंच भाषा की लमोड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रिवाज या फैशन। सांख्यिकी में बहुलक से तात्पर्य होता है कि किसी श्रेणी में उस पद से होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, उसको सांख्यिकी में बहुलक कहा जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बहुलक वह मूल्य है जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिस पद की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वह बहुलक कहलाता है, मॉड कहलाता है। अब जो बहुलक होता है मॉड, उसको कैलकुलेट करने की, ज्ञात करने की दो विधियां हैं। दो विधियों से हम मॉड को ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 निरीक्षण द्वारा, बाय ऑब्जर्वेशन, और नंबर 2 समूहीकरण द्वारा, बाय ग्रुपिंग मेथड के द्वारा। तो बहुलक ज्ञात करने की ये दो विधियां हैं। अभी हम यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो में इन दोनों विधियों से मॉड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए एक व्यक्तिगत श्रेणी का एक सवाल लेते हैं और इसमें हम बहुलक की गणना करते हैं। यहाँ पर हमको सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें श्रेणी दी हुई है, आंकड़े दिए हुए हैं 5, 4, 8, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 7, 4, 7। ये हमको आंकड़े दिए हुए, ये हमको डाटा दिया हुआ है। इस डाटा से हमको बहुलक ज्ञात करना है। हमें ये बताना है कि किस पद की आवृत्ति सबसे अधिक बार है। ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें जो पद दिए हुए हैं उन पदों को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसमें हमें जो पद ये दिए हुए हैं, ये वाले पद, इन सभी पदों को हम इस टेबल पे हमने लिख लिया और उन पदों की हमने यहाँ पर आवृत्ति लिखा कि जो 4 है तो 4 कितने बार आया है। यहाँ पर देखिए 4 जो है 4 बार आया है, 1, 2, 3 और ये 4। तो इस तरह से हमने ये 4 पद की जो आवृत्ति है वह कितनी है, 4 है। अब इसी तरह से 5 का देखते हैं। देखिए 5, 1, 2, 3, 3 बार 5 आया है। 5 कितने बार आया है, 3 बार है, यानी 5 की जो आवृत्ति है वह कितनी है, 3 है। इसी तरह से 6 की आवृत्ति हम देखेंगे तो 6 कितने बार आया है, यहाँ पर देखिए 1, 2। तो 6 बार 6 जो है कितने बार आया है, 2 बार आया है। इसी तरह से यहाँ पर 7 जो है 2 बार आया है और 8 जो है 1 बार आया है। यहाँ पर देखिए 7 2 बार आया है और 8 जो है 1 बार आया है। तो ये लिख दिया हमने 8 बार 1 बार। 8 जो लिखा है, 8 की आवृत्ति वह कितनी है, 1 है, यानी 8 जो है 1 बार आया है। इस तरह से हम एक कॉलम में पदों को लिखेंगे और दूसरे कॉलम में उस पद की आवृत्ति लिखेंगे, अर्थात ये पद कितने बार आया है वह उस पद की आवृत्ति कहलाएगी। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इन सभी आवृत्तियों में, ये जो सभी आवृत्ति है, इसमें सबसे बड़ी आवृत्ति, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किस पद की है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जो आवृत्ति है वह है 4। सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, ये वाली 4। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी आवृत्ति 4 है। इसका मतलब ये है कि इसके सामने का जो पद है कौन सा है,
4, ये भी 4 है। तो इसका मतलब है कि इस श्रेणी में जो 4 है वह बहुलक है, अर्थात इस 4 की आवृत्ति सबसे अधिक बार है इन सभी आवृत्तियों में, इसलिए 4 जो होगा, 4 जो होगा वह बहुलक कहलाएगा। ये हमने लिखा, देखिए 4 पद की आवृत्ति सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक जो है वह 4 होगा। तो इस तरह से हम जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें बहुलक की गणना करेंगे। अब एक सवाल हम और देखते हैं जो कि खंडित श्रेणी से है। तो इसमें हमें सवाल कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक की गणना कीजिए। हमें सवाल दिया हुआ है, विद्यार्थियों के मार्क्स दिए हुए हैं, ये देखिए, और उन विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है कि 3 नंबर्स वाले विद्यार्थी कितने हैं, 5 हैं, 4 नंबर्स वाले विद्यार्थी कितने हैं, 6 है, और 5 मार्क्स वाले विद्यार्थी 10 हैं। इस तरह से हमें विद्यार्थियों के मार्क्स दिए हुए और उन विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। अब हमें बहुलक की गणना इसमें करना है। तो आइए इस सवाल को हम समूहन विधि से हल करते हैं, ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर हम निरीक्षण विधि से करना चाहें तो हम निरीक्षण विधि से भी बहुलक की गणना कर सकते हैं। निरीक्षण विधि से कैसे करेंगे कि इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, ये देखिए 15 सबसे ज़्यादा आवृत्ति है, किस पद की है, 6 की है। तो यहाँ पर बहुलक जो हो जाएगा 6 हो जाएगा निरीक्षण पद्धति से। लेकिन अब हम दूसरी मेथड जो है ग्रुपिंग मेथड है, उससे यहाँ पर हम बहुलक की गणना करते हैं। देखिए ये वाला कॉलम जो है मार्क्स वाला, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। सेकंड वाला कॉलम जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी हमको सवाल में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर F2 की गणना करेंगे, F3 की गणना करेंगे, F4, 5 और 6 की गणना करेंगे। यानी पहली वाली आवृत्ति हमको सवाल में दी हुई है, हम दूसरी वाली आवृत्ति ज्ञात करते हैं। जब हम दूसरी वाली आवृत्ति अर्थात F2 कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 5 प्लस 6 इन दोनों को जोड़ेंगे और 5 और 6 इन दोनों के बीचों बीच में उस टोटल को लिखेंगे, कितना आएगा 11। इसी तरह से 10 और 15 इक्वल टू 25, 8 प्लस 4 इक्वल टू 12, ये दोनों 8 और 4 के बीच में 12 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 जो है ये सिंगल डाटा बच रहा है, इसकी कोई डबल की जोड़ी नहीं बन रही है, इसलिए हम 2 को यहाँ पर छोड़ देंगे। इस तरह से हम इन दो आवृत्तियों को जोड़ के और इनके बीचों में उस टोटल को लिखेंगे और इस तरह से हम F2 की गणना करेंगे। अब हम F3 की गणना करते हैं। तो जब हम F3 की गणना करेंगे तो हमें ये जो आवृत्ति दी हुई है उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर की एक आवृत्ति को छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हम ये 5 जो है इसको हम छोड़ देते हैं और इसके बाद 6 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों के बीच में हम टोटल को लिखेंगे, 6 प्लस 10 इक्वल टू 16। इसी तरह से 15 प्लस 8 इक्वल टू 23, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। इस तरह से हम F3 की गणना करेंगे। तो ध्यान दीजिए F3 की गणना कैसे कर रहे हैं हम, ऊपर की आवृत्ति को हमने छोड़ दिया, ये 5 को छोड़ दिया और दो आवृत्तियों का जोड़ किया और जो टोटल आया उस टोटल को हम इन दोनों आवृत्तियों के बीच में लिखेंगे। इस तरह से हम F3 की गणना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम F4 की गणना करेंगे। जब हम F4 की गणना करेंगे यानी फोर्थ वाली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो हम ये जो आवृत्ति हमको दी हुई है इन आवृत्तियों को हम तीन आवृत्तियों को जोड़ेंगे और तीनों के बीच वाली जो आवृत्ति है उसके बीच में हम टोटल को लिखेंगे। तो 3 आवृत्ति कौन कौन सी होगी, देखिए 3 आवृत्ति 5, 6 और 10। 5 प्लस 6 प्लस 10 इक्वल टू कितना हुआ, 21 हुआ। ये 21 को यहाँ लिख दिया हमने, यानी ये तीनों आवृत्तियों के बीचों बीच में कौन सी 6 वाली है, 6 के
सामने लिख दिया 21। अब इसी तरह से हम 15, ये 15 देखिए 8 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, 27। और नीचे का जो 2 जो है वह छूट रहा तो उसको हम छोड़ देंगे, उसकी जोड़ी नहीं बन रही है। तो इस तरह से हम 21 और 27 ये कैलकुलेट करेंगे F4, यानी चौथी वाली आवृत्ति ज्ञात करेंगे। चौथी वाली आवृत्ति को हमने कैसे ज्ञात किया, जो हमें मेन आवृत्ति दी हुई है उन आवृत्तियों को तीन तीन आवृत्तियों को जोड़ना है और बीच वाली आवृत्ति के सामने लिखना है। इस तरह से हम F4 की गणना करेंगे। अब देखिए F5 की गणना करते हैं हम। जब हम F5 की गणना करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर की एक आवृत्ति को छोड़ देंगे, जैसे ये 5 वाली आवृत्ति है इसको हम छोड़ देंगे और तीन तीन आवृत्तियों को जोड़ेंगे। 6 प्लस 10 प्लस 15 इक्वल टू 31, ये 31 लिख दिया हमने। इसी तरह से फिर तीन आवृत्तियों को जोड़ेंगे, 8, 4 और 2, ये तीन आवृत्तियों को जोड़ेंगे और इनके तीनों के बीच की आवृत्ति कौन सी है 4, ये 4 के सामने हम लिखेंगे 14। इस तरह से हम F5 की गणना करेंगे। ध्यान दीजिए F5 की गणना कैसे करना, हमको ऊपर की एक आवृत्ति को हमको छोड़ना है, ये 5 को हमने छोड़ दिया और तीन तीन आवृत्तियों को जोड़ना है और उनका टोटल जो है बीच वाली आवृत्ति के सामने लिखना है। इस तरह से हम F5 की गणना करेंगे। अब हम F6 की गणना करेंगे, छठवीं वाली आवृत्ति की गणना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से दो आवृत्तियों को छोड़ेंगे। ऊपर से दो आवृत्ति मतलब 5 और ये 5 और 6, ये दो आवृत्तियों को छोड़ देंगे और तीन तीन आवृत्तियों को जोड़ेंगे और बीच में लिखेंगे। तो तीन आवृत्ति कौन सी होगी 5 और 6 को छोड़ने के बाद, 10, 15 और 8, ये तीन आवृत्ति हुई। इन तीनों का टोटल आया 33, ये 33 लिख दिया हमने। अब 4 और 2 बचा, इसकी तीन की जोड़ी नहीं बन रही तो इन 4 और 2 को छोड़ देंगे। तो इस तरह से F6 में केवल एक आवृत्ति आएगी कौन सी 33। तो इस तरह से हम 6 वाली जो आवृत्ति निकालेंगे वह कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर की दो आवृत्ति 5 और 6, ये दो आवृत्तियों को हम छोड़ेंगे और तीन तीन आवृत्तियों को जोड़ के बीच वाली आवृत्ति के सामने लिखेंगे। इस तरह से हमको F6 को कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए, एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं कि जब आप F2 की गणना करेंगे तो दो दो आवृत्तियों को जोड़ना है आपको, और जब F3 की गणना करेंगे तो ऊपर से एक आवृत्ति को छोड़ के दो दो आवृत्तियों को जोड़ना है। और जब आप F4 की गणना करेंगे तो तीन तीन आवृत्तियों को जोड़कर बीच वाली आवृत्ति के सामने लिखना है। जब आप F5 की गणना करेंगे तो आपको एक आवृत्ति, ऊपर की एक आवृत्ति को छोड़ना है और तीन तीन आवृत्तियों को जोड़ना है। इसी तरह से जब आप F6 की गणना करेंगे तो ऊपर की दो आवृत्तियों को छोड़ना है और तीन तीन आवृत्तियों को जोड़ना है और बीचों बीच में लिखना है। इस तरह से हम F2, F3, F4, F5 और F6 आवृत्ति की गणना करेंगे। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि F2 में सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी आवृत्ति है 20, 25। ये देखिए सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है 25, और यहाँ पर सबसे बड़ी आवृत्ति है 23, यहाँ पर 27, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 33। इस तरह से जो बड़ी बड़ी आवृत्ति है उनका हम चुनाव करेंगे। अब हम एक विश्लेषण सारणी बनाते हैं। देखिए ये हमने एक विश्लेषण सारणी बनाया है।
इस विश्लेषण सारणी में हमने क्या किया है कि जो आवृत्ति है उसको इस कॉलम पे दर्शाया है हमने। देखिए, आवृत्ति को हमने इस कॉलम में दर्शाया है, इस कॉलम पे, और जो मार्क्स दिए हुए हैं, ये वाले मार्क्स, इस मार्क्स को हमने इस रो पे दर्शाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस टू आवृत्ति में देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 25। 25 किस किस का जोड़ है, 10 और 15 का, यानी पांचवें पद और छठवें पद की आवृत्ति का जोड़ है। तो पांचवें पद और छठवें पद के सामने टिक लगाएंगे हम। पांचवा पद कौन सा है, ये है, और छठवां पद। तो यहाँ पर F2 जब हम निकालेंगे तो ये छठवें पद के सामने हम F2 जो है 10 और 15 इन दोनों का जोड़ है, अर्थात 5 और 6 का जोड़ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 और 6 के सामने टिक करेंगे। 5, ये 5 और 6, ये 6 के सामने टिक है ऑलरेडी। ठीक है, ये हम इस तरह से इसको टिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, F3 देखेंगे। F3 में देखिए, F3 में क्या है, 23 सबसे बड़ी आवृत्ति है, जो कि 6 और 7 ये दो पदों की आवृत्तियों का योग है। तो 6 और 7 के सामने टिक करेंगे। थर्ड वाली आवृत्ति जो है, ये थर्ड वाली आवृत्ति है, इसमें हम 6 के सामने टिक किया एक, और 7 के सामने टिक किया, क्योंकि ये 6 और 7 की आवृत्तियों का जोड़ है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, 27। तो 27 किस किस का जोड़ है, 27 है 15, 8 और 4 का, यानी हम 6, 7 और 8 के सामने 27 यहाँ पर सबसे बड़ी है, और ये जोड़ है किसका, 15, 8 और 4 का, यानी 6, 7 और 8 के सामने हम एक एक टिक लगाएंगे। देखिए, ये फोर्थ वाली आवृत्ति में, फोर्थ वाली आवृत्ति ये है आपकी, फोर्थ वाली आवृत्ति में 6 में लगाया, 7 में लगाया और 8 में टिक लगाया। अब इसी तरह से हम 5 वाली आवृत्ति में चलते हैं। 5 में सबसे बड़ी आवृत्ति जो है वह कौन सी है, 31 है। अब 31 जो है वह किस किस का जोड़ है, देखिए 31 6, 10 और 15 का, यानी 4, 5 और 6 के सामने हम एक एक टिक लगाएंगे। 4, 5 और 6 ये तीनों के सामने एक एक टिक हमने लगाया फिफ्थ वाली आवृत्ति में। अब इसी तरह से हम 6 वाली आवृत्ति देखेंगे। 6 वाली आवृत्ति ये है, इसमें बड़ी कौन सी संख्या है, एक ही है, एक ही आवृत्ति है, जो कि 33 है। 33 किस किस का जोड़ है, ऊपर से दो आवृत्तियों को छोड़ा था हमने, और ये तीन आवृत्तियों का जोड़ है, 10, 15 और 8, यानी 5, 6 और 7 के सामने हम एक एक टिक लगाएंगे। 5, 6 और 7, इस तरह से हम ये टेली चिन्ह लगाएंगे। और टेली चिन्ह में अब हम ये देखेंगे कि इस कॉलम में कितने टेली चिन्ह हैं, इस कॉलम में 1 है, यानी 4 की आवृत्ति जो है 1 है। इसी तरह से 5 की आवृत्ति यहाँ पर 3 है, ये हमने 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 3 लिखना है, 3 है ये। अब इसी तरह से 6 की आवृत्ति कितनी है, देखिए 6 है। 7 की आवृत्ति कितनी है, 3 है। 8 की आवृत्ति 1 है। 9 की आवृत्ति 0 है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस पद की है, किस मार्क्स की सबसे ज़्यादा आवृत्ति है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, ये 6 सबसे ज़्यादा आवृत्ति है, किसकी है, ये 6 पद की है। इसका मतलब ये है कि ये 6 पद जो होगा
ये बहुलक पद कहलाएगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। ये देखिए सबसे ज़्यादा आवृत्ति है, इसलिए जो छठवां प्राप्तांक होगा उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, 6 है, इसलिए 6 जो होगा बहुलक पद कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। यहाँ पर ये 6 जो है, ये वाला 6, ये वाला 6, ये बहुलक कहलाएगा। इस तरह से हम ग्रुपिंग मेथड से मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक सवाल और लेते हैं हम। इस सवाल में हम बहुलक की गणना करते हैं। देखिए अभी हमने जो सवाल लिया था, सवाल सॉल्व किया था, एक खंडित श्रेणी का सवाल था। अब हम एक सतत श्रेणी का सवाल हल करते हैं, उसमें हम बहुलक की गणना करते हैं। ये एक सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमको बहुलक की गणना करना है। तो देखिए यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, ये वर्गांतर हमको दिया हुआ है, ये वर्गांतर दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 32, 40, 42, 50, इस तरह से हमको ये वर्गांतर दिया हुआ है और इस वर्ग की हमको आवृत्ति दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, अब अगर हम निरीक्षण विधि से हम इस सवाल में बहुलक की गणना करें तो निरीक्षण विधि से ये जो 34 है ये बहुलक होगा, इसके सामने का जो वर्गांतर है 70 से 80 ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। लेकिन हम जब इसको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि अभी हमने जस्ट आपको ग्रुपिंग मेथड बताया है, उस ग्रुपिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो बहुलक वर्ग हमको मिलेगा वह मिलेगा 30 से 20। तो जब हम बहुलक वर्ग हमें ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम बहुलक की गणना करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, तो इसमें जो वर्गांतर आ रहा है बहुलक वर्ग वह कौन सा आ रहा है 30 से 40। आप इस सवाल को निरीक्षण विधि से हल ना करके आप ग्रुपिंग मेथड से, ग्रुपिंग मेथड का मतलब कौन सा है, ये इस तरह से जो हमने ग्रुप बताया आपको, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। और यहाँ पर जो मार्क्स आ रहा है इसकी जगह में आपको ग्रुप आएगा, ये ग्रुप देखिए, ये ग्रुप है, इस ग्रुप में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट होगा। तो आप जब ग्रुपिंग मेथड से इस सवाल को हल करेंगे तो आपको ये वाला वर्ग, बहुलक वर्ग मिलेगा। 30 से 40 वाला जो वर्ग है ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब देखिए ये अगर 30 से 40 हमको बहुलक वर्ग मिलता है तो ये तो हमको वर्ग मिला, ग्रुप मिला कि भाई 30 और 40 इसके बीच में बहुलक का मूल्य होगा। लेकिन एक्चुअल में हमको बहुलक का जो मूल्य है वह प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको जस्ट बताया कि 30 से 40 जो वर्गांतर है वह बहुलक वर्ग होगा। इस वर्ग में हम अब क्या करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम बहुलक की गणना करेंगे। तो जेड यहाँ पे बहुलक है, या उसको हम MOV लिखते हैं, मोड लिखते हैं। तो जेड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब इस फॉर्मूला में देखिए जो L1 है, L1 कहलाएगा जो हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है, कौन सा 30 to 40। तो इसमें जो छोटा वाला पद है, छोटा वाला निम्न सीमा जिसको हम कहें निम्न सीमा कौन सी है 30, तो ये कहलाएगी L1। तो यहाँ पर L1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 30। अब F1 का मतलब होगा कि जो हमने वर्ग सेलेक्ट किया है 30 to 40, 30 to 40 इसकी जो आवृत्ति है कितनी है 32, ये कहलाती है F1। और इसके ऊपर की जो आवृत्ति है 24 ये F0 कहलाती है। और ये 32 के नीचे वाली जो आवृत्ति है
28 ये कहलाती है F2। तो इस तरह से हम देखें इस फॉर्मूला में, तो F1 जो होगी इस वर्ग की जो आवृत्ति दी हुई है वह होगी, और F0 जो है इस वर्ग के ऊपर वाली जो वर्ग है उस वर्ग की आवृत्ति कहलाएगी। अब इसी तरह से F2 जो होगी वह है इस वर्ग से अगला वर्ग यानी ये देखिए 30 40 से अगला वर्ग, आगे का वर्ग कौन सा है 40 to 50, इसकी जो आवृत्ति है ये कहलाएगी F2 कहलाएगी। इस तरह से जब हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे तो वर्ग के सामने की हम आवृत्ति भी देख लेंगे, वह F1 होगी, उसके ऊपर वाली F0 होगी और उसके नीचे वाली वर्ग की जो आवृत्ति होगी वह F2 की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमको देखिए यहाँ पर F1 की जो वैल्यू है L1 की वह 30 प्राप्त होगी, F1 की 32, F0 की 24 और F2 की 28 और I की वैल्यू जो है वह 10 होगी। I का मतलब ये है कि जो L1 है और L2 है, L1 यानी 30, L2 40, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है तो वह कितना है 10 है, वह कहलाएगा I कहलाएगा। तो अब इन सब वैल्यू को हम इस पूरे वैल्यू को क्या करेंगे इस फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। ये देखिए इस फॉर्मूला में हमने L1 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस ये प्लस लगाया, F1 कितना है 32, F1 यानी इसका मतलब हुआ ये जो वर्ग है इस वर्ग की आवृत्ति F1 कहलाती है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये F1 है, ये F1 कहलाएगी, 32 जो है F1 कहलाएगी, इसके ऊपर की F0 कहलाएगी और इसके नीचे की F2 कहलाएगी। तो इस तरह से हम ये जो वैल्यू है कौन सी ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो देखिए इस तरह से हमको मिलेगा L1 की वैल्यू 30 प्लस F1 यानी 32 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 24, F0 को वैल्यू देखिए यहाँ पे 24 है, ये 24 देखिए 24 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, F1 कितना है 32 है, 32 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 64, इसलिए डायरेक्ट इसको 64 लिखा गया है, माइनस F0 24 है, देखिए यहाँ पर देखिए F0 कितना है 24 है, F0 ये F0 की वैल्यू 24 हो गया, माइनस ये माइनस हो गया, F2 की वैल्यू है 28 इंटू I की वैल्यू है 10, ये I की वैल्यू हमने बताया था आपको कि 10 है, ये 10 हो गया। इस तरह से हम इस पूरी वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 30 प्लस इस पूरे को सॉल्व करेंगे ये आएगा 6.66 इक्वल टू हो जाएगा 36.66। यहाँ पर अब हमें बहुलक का मूल्य प्राप्त हुआ, बहुलक का मूल्य कितना प्राप्त हुआ 66.66 यानी 66.66, देखिए ये 30 और 40 के बीच में है। तो इस तरह से सबसे पहले हमको वर्ग ज्ञात करना होता है कि बहुलक वर्ग क्या होगा, और उसके बाद में फिर हमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला के द्वारा बहुलक का मूल्य ज्ञात करना होता है। तो इस तरह से अभी आपने समझा कि जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें बहुलक की गणना किस तरह से ज्ञात किया जाता है। अब एक सवाल और है, इस सवाल को समझिए, इसमें हमें बहुलक की गणना करना है। हमें ये सवाल दिया हुआ है, वर्गांतर दिए हुए हैं, देखिए वर्गांतर 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरह से हमको ये वर्ग दिया हुआ है, लास्ट में है 35 to 40 तक हमको वर्ग दिया हुआ है, और इन वर्ग की हमको आवृत्ति भी दी हुई है। अब हम
इस वर्ग में, इस सवाल में हम ग्रुपिंग मेथड से जब सवाल को हल करेंगे, यानी समूहन विधि से हम बहुलक की गणना करेंगे, तो वहाँ पर हमको जो बहुलक वर्ग प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा ये वाला 22, 25। ये हमें बहुलक वर्ग प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हमें बहुलक वर्ग 20-25 प्राप्त होगा, तो उसकी आवृत्ति देखिए, आवृत्ति कितनी है? 20 है। कितनी है इस वर्ग की आवृत्ति? देखिए, इस वर्ग की आवृत्ति है कितनी? 20। तो इसको हम कहेंगे F1, और इसके ऊपर की जो आवृत्ति है वह कहलाएगी F0, और इसके नीचे की आवृत्ति जो है वह कितनी होगी? F2 होगी। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो सवाल हमने हल किया था उसमें देखिए F1 माइनस F0 था, लेकिन इस सवाल में देखिए F1 माइनस F0 करेंगे तो देखिए 20 माइनस 21, ये तो घटेगा नहीं, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम मोड ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा? ये एक वैकल्पिक फार्मूला है, इस वैकल्पिक फार्मूला का यूज करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब F1 से F0 या F2 ये दोनों अधिक हो तब बहुलक की गणना हम करेंगे कैसे? इस वैकल्पिक फार्मूला से बहुलक की गणना हम करेंगे। Z इक्वल टू L1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय F0 प्लस F2 इंटू आई। ये वैकल्पिक फार्मूला है, इस फार्मूला से हम बहुलक की गणना करेंगे, और इस फार्मूला की यूज हमें तब करना है जबकि जो बहुलक वर्ग हमने ज्ञात किया है इसकी आवृत्ति जो है यानी F1 जो है वह छोटी हो किससे? F0 से। तब हमें क्या करना है? इस वैकल्पिक फार्मूला का यूज करना है। ये आपके लिए एक ध्यान देने वाली बात है कि आप वैकल्पिक फार्मूला का यूज कब करेंगे। तो इस सवाल में हमने 20-25 वर्गांतर ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैकल्पिक फार्मूला है, ये वाला वैकल्पिक फार्मूला, इस फार्मूला में हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। जैसे कि हमें वर्गांतर जो प्राप्त हुआ है वह कितना प्राप्त हुआ है? ये देखिए 20 से 25 प्राप्त हुआ है। ठीक है, 25 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम वैकल्पिक फार्मूला का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए L1, L1 क्या होगा? 20 प्लस L2, सॉरी F2, F2 क्या होगा? देखिए F2 का मतलब क्या है? ये F के नीचे वाली, F1 के नीचे वाली F2 कहलाएगी 15। तो 15, ये F2 की वैल्यू 15 हो गई। इसी तरह से F0, F0 की वैल्यू कितनी होगी? 21। ये देखिए F1 के ऊपर F0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी है? 21 है। तो यहाँ पर F0 की वैल्यू 21 प्लस F2 की वैल्यू 15 इंटू आई की वैल्यू कितनी होगी? 5, यानी 20 और 25, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 का है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। इस तरह से हम ये वैल्यू को इस वैकल्पिक फॉर्मूला में पुटअप करेंगे और मोड को कैलकुलेट करेंगे। 20 प्लस इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना? 2.08 आएगा। 2.08 प्लस 20 इक्वल टू कितना हुआ? 22.08। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो मोड आया, जो बहुलक आया, वह ये जो वर्ग है 20 और 25 इसके बीचों बीच में है, क्योंकि 22.08 इस वर्ग के बीच में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब F1 जो है कैसा हो, ये F0 से छोटा हो, तब आपको इस वैकल्पिक फॉर्मूला से बहुलक की गणना करना है। अब
कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है कि जब हम बहुलक की गणना करते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि दो वर्ग की आवृत्ति एक समान आ जाए। तो ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम बहुलक की गणना कैसे करेंगे। अभी तो ये हुआ, अभी तक का जो सवाल हल हमने किया उसमें एक वर्ग की आवृत्ति ही सबसे अधिकतम आई है। उसके माध्यम से हमने क्या किया है, उस बहुलक वर्ग को बहुलक वर्ग मान लिया है। जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा आई है उस वर्ग को हमने बहुलक वर्ग मान लिया। लेकिन अब एक ऐसी कंडीशन हो सकती है कि भई आपको ये वर्ग दिए हुए हैं, इस वर्ग में से मान लीजिए कि कोई भी दो वर्ग हो सकता है। मान लीजिए ये वाला वर्ग हो गया और ये वाला वर्ग हो गया। ये दो वर्ग हो सकते हैं, इन दोनों वर्ग की आवृत्ति एक समान हो। तब आप बहुलक की गणना कैसे करेंगे। यदि आप निरीक्षण विधि का उपयोग करते हैं, जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में आप निरीक्षण विधि का उपयोग करते हैं तो आपको बहुलक कौन सा प्राप्त होगा, कौन सा बहुलक वर्ग प्राप्त होगा, 15 से 20। क्यों? क्योंकि 15 से 20 जो बहुलक वर्ग है इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, 75 है। इस सभी आवृत्तियों में से 75 अधिकतम है, बड़ा है, अधिक बार है। इसलिए 75 के सामने वाला जो वर्ग है 15 से 20 वह बहुलक वर्ग होगा। और उसमें फिर हम बहुलक का जो फॉर्मूला है उसको लगा के हम बहुलक ज्ञात करेंगे। लेकिन हम इस सवाल को समूहन विधि से हल करेंगे और देखेंगे कि क्या 15 से 20 वर्ग ही बहुलक वर्ग हो सकता है। देखिए, यहाँ पर हम इस पूरे सवाल को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। ये वर्ग हमको दिया है, फर्स्ट कॉलम में हमने वर्ग को लिख लिया और इस कॉलम में हमने आवृत्ति को लिखा। ये जो आवृत्ति हमको दी हुई है इस आवृत्ति को हमने इस कॉलम में लिख लिया। अब हम जब F2 निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ये F2 है आपका, ये वाला F2 है, आप ध्यान रखें ये कॉलम जो है आपका F2 है। जब आप F2 कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, दो दो आवृत्तियों को जोड़ेंगे। दो दो आवृत्ति यानी कैसे, 22 और 38, ये दो आवृत्तियों को जोड़ा और उसके बीचों बीच में लिखा तो कितना आया 60। ये ब्रैकेट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से दो आवृत्ति जोड़ेंगे और अगली 54 प्लस 75 इक्वल टू 129। फिर दो आवृत्तियों को जोड़ेंगे, 72 प्लस 64 इक्वल टू 136। इसी तरह से दो आवृत्तियों को और जोड़ेंगे, 31 प्लस 10 इक्वल टू 41। इस तरह से ये दूसरी वाली जो आवृत्ति है उसमें हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं दूसरी वाली आवृत्ति को। ये जो मेन आवृत्ति है इन दो दो आवृत्तियों को जोड़ के बीचों बीच में लिखते हैं। इस तरह से हम इस सेकंड वाली आवृत्ति को ज्ञात करते हैं। अब थर्ड वाली आवृत्ति ज्ञात करते हैं। अब जो थर्ड वाली आवृत्ति है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, अभी तो हमने दो दो आवृत्तियों को जोड़ा था, अब हम क्या करते हैं, ऊपर से एक आवृत्ति को छोड़ देंगे। मान लीजिए 22 को हमने छोड़ दिया और दो दो आवृत्तियों को जोड़ेंगे। कौन कौन सी, 38 प्लस 54 इक्वल टू कितना हो गया 92। ये 92 हो गया। इसी तरह से अगली आवृत्ति जोड़ेंगे, 75 प्लस 72 इक्वल टू 147। फिर 64 प्लस 31 इक्वल टू 95। अब 10 बचा, 10 की जोड़ी नहीं बन रही इसलिए 10 को हमने छोड़ दिया। इस तरह से जो थर्ड वाली आवृत्ति है उसको हमने ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया, ऊपर की एक आवृत्ति अर्थात 22 जो फ्रिक्वेंसी उसको हमने छोड़ दिया और दो दो आवृत्तियों को जोड़कर बीचों बीच में हमने उसको लिखा। ये थर्ड वाली हमने आवृत्ति ज्ञात कर लिया। अब फोर वाली आवृत्ति को कैलकुलेट करते हैं। ये जो फोर आवृत्ति है इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आवृत्ति हमें दी हुई है उन तीन तीन आवृत्तियों को जोड़ेंगे। तीन आवृत्ति है ना, 22, 38 और 54, इन तीनों को जोड़ा तो उसका टोटल आया कितना 114। उसके बाद फिर तीन आवृत्ति को जोड़ेंगे, 75, 72 और 64 को।
इन तीनों आवृत्तियों को जोड़ के 72 के सामने लिखेंगे, अर्थात बीचों बीच वाली आवृत्ति के सामने लिखेंगे। ये आएगा कितना, 22 आएगा, सॉरी 211 आएगा। अब 30 और 10, ये दो आवृत्ति बच रही, जबकि हमको तीन तीन आवृत्ति जोड़ना है, तो हम ये 31 और 10 इसको दोनों को हम छोड़ देंगे। इस तरह से हम 4 वाली आवृत्ति याद करते हैं। 4th वाली आवृत्ति कैसे याद करते हैं, तीन तीन आवृत्तियों को जोड़ते हैं और बीच वाली आवृत्ति के उसके सामने लिखते हैं। इस तरह से 4th वाली आवृत्ति को कैलकुलेट करते हैं। अब 5th वाली आवृत्ति को कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम 5th वाली आवृत्ति को कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर से हम एक आवृत्ति को छोड़ेंगे। ये 22 को हमने छोड़ दिया और तीन आवृत्ति को जोड़ेंगे, 38, 54 और 75। इन तीनों को जोड़ेंगे और इसके बीचों बीच में हम लिखेंगे, यानी 54 के बीचों बीच में लिखेंगे तो कितना आएगा, 167 आ जाएगा। इसके बाद फिर तीन आवृत्तियों को जोड़ेंगे, 72, 64 और 31। तीन आवृत्तियों को जोड़ेंगे, ये आ रहा है 167 आ रहा है। इस तरह से जो 5th वाली आवृत्ति है उसको उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऊपर की एक आवृत्ति को छोड़ेंगे और तीन तीन आवृत्तियों का जोड़कर बीच वाली आवृत्ति के सामने लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से 5th वाली आवृत्ति को कैलकुलेट करेंगे। अब हम 6th वाली आवृत्ति को कैलकुलेट करते हैं। ये 6th वाली आवृत्ति को कैलकुलेट करते हैं। तो 6th वाली आवृत्ति को जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर की जो आवृत्ति है, दो आवृत्तियां, उनको हम छोड़ देंगे, 22 और 38, इन दोनों को छोड़ देंगे और तीन तीन आवृत्तियों को जोड़ेंगे, 54, 75 और 72। ये तीन आवृत्तियों को जोड़ा, इन तीनों के बीच में लिखा, यानी 75 के बीच में लिखा, ये आया 201। इसके बाद फिर तीन आवृत्तियों को जोड़ा, 64, 31 और 10। इन तीनों को जोड़ा और तीनों के बीच में, यानी 31 के बीचों बीच में हमने लिखा, कितना आया, 105। इस तरह से जब हम 6 वाली आवृत्ति कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर की दो आवृत्ति को छोड़ देंगे और तीन तीन आवृत्तियों का जोड़ जोड़कर बीच वाली आवृत्ति के सामने लिखेंगे। ये देखिए, ये लिखा। अब इसके बाद हम जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसको टिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी वाली जो आवृत्ति है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, F2 में देखेंगे हम, F2 में सबसे बड़ी आवृत्ति जो है वह है कितनी, 137। ये सबसे बड़ी आवृत्ति है और ये आवृत्ति किस किस का जोड़ है, 72 और 64। तो 72 के सामने एक डंडी लगाएंगे, यानी यहाँ पे एक डंडी लगाएंगे, और 64 ये यहाँ पे एक डंडी लगाएंगे। ऐसे भी आप मिलान चिन्ह बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइए, इस थर्ड वाली आवृत्ति में आइए। इसमें 147 सबसे बड़ी आवृत्ति है। 147 किस किस का जोड़ है, देखिए भाई, 75 और 72 का जोड़ है। तो 75 के सामने एक डंडी लगाएंगे और 62 के सामने एक डंडी यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से ये 4th वाली जो आवृत्ति है, इसमें हम सबसे बड़ी आवृत्ति को देखेंगे तो सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है, 211। 211 किस किस का जोड़ है, 75, 72 और 64। तो 75 के सामने एक डंडी लगाएंगे, 62 के सामने एक डंडी लगाएंगे और 64 के सामने एक डंडी लगाएंगे। अब इसी तरह से 5th वाली आवृत्ति में जाएंगे। 5th वाली आवृत्ति में देखिए दोनों आवृत्ति एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों आवृत्तियों के सामने लगाना पड़ेगा हमें। ये वाली आवृत्ति जो है किस किस का जोड़ है, ये तीन आवृत्तियों का जोड़ है, 38, 54 और 75। 38 के सामने लगाया, 54 के सामने लगाया एक डंडी और 75 के सामने भी एक डंडी लगाया। इसी तरह से अब इसमें देखेंगे 167 में, 167 किस किस का जोड़ है, 72 का, 64 का और
31 का, तो 72 के सामने एक डंडी, 64 के सामने एक डंडी और 31 के सामने एक डंडी लगाएंगे, एक मिलान चिन्ह लगाएंगे। अब 6 वाली आवृत्ति में आ जाइए। 6 वाली आवृत्ति में सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है? 201। 201 किस किस का जोड़ है? 54, 75 और 72। तो 54 के सामने एक मिलान चिन्ह, 75 के सामने एक मिलान चिन्ह लगाएंगे और 72 के सामने एक मिलान चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से आप मिलान चिन्ह लगा सकते हैं इसी टेबल में, अलग से टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें समझ में नहीं आया है तो पिछले सवाल मैंने जो आपको विश्लेषण सारणी अलग से बताया था वैसा आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें मिलान चिन्ह में आप देखिए इनकी संख्या, ये मिलान चिन्ह को हम संख्या के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। 0 को 0, 1 1, ये 2 मिलान चिन्ह है 2 लिख दिया, ये 5 मिलान चिन्ह है तो ये 5 लिखा, ये 5 मिलान चिन्ह को 5 लिख दिया, 3 को ये 3 लिख दिया, 1 को 1 लिख दिया, 0 को 0 लिख दिया। इस तरह से हम मिलान चिन्ह को संख्या के रूप में हमने लिख दिया। अब देखिए इस इन आवृत्तियों की संख्या में आप देखिए सबसे ज़्यादा कि कौन कौन सी आवृत्तियों की अधिकतम आवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह की आवृत्ति आ रही है, एक समान है। 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी ये 5 देखिए, ये वाला वर्ग आएगा इसका कौन सा? 50 से 25। और एक 5 ये भी है, ये दोनों बराबर हैं। इसका वर्ग कौन सा आ रहा है? देखिए 20 से 25। इस तरह से यदि हम ग्रुपिंग मेथड से इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो वर्गों की आवृत्ति एक समान है। 15 से 20 वाला जो वर्ग है उसकी आवृत्ति भी 5 है, अधिकतम आवृत्ति की संख्या उसकी भी 5 है। और 20 से 25 वाला जो वर्ग है उसकी अधिकतम आवृत्ति की संख्या भी 5 है। अब हमारे सामने ये सवाल उपस्थित होता है कि हम इन दोनों ग्रुप में से, ये दो ग्रुप हमारे पास में सेलेक्ट हुए हैं, 15 से 20, 15 से 20 वाला ये वाला और 20 से 25 वाला, ये दो वर्ग हमारे पास में बहुलक वर्ग हैं। अब इन दोनों वर्गों में से हम किस वर्ग को बहुलक वर्ग माने? अब हमें क्या करना होगा? घनत्व परीक्षण करना होगा। डेंसिटी टेस्ट करके हमको देखना पड़ेगा कि इन दोनों वर्गों में से कौन सा वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा या बहुलक वर्ग चयनित होगा। दो वर्ग हमें सेलेक्ट हुए हैं, 15 से 20, 15 से 20 और 20 से 25। तो इन दोनों वर्गों को हमको घनत्व परीक्षण करना होगा। घनत्व परीक्षण इस तरह से करते हैं, देखिए 15 से 20 वाला वर्ग की हम जब घनत्व परीक्षण करेंगे 15 से 20, तो हम तीन आवृत्तियों को जोड़ते हैं, F0, ये देखिए F0, F1 और F2, ये तीन आवृत्तियों को जोड़ेंगे। तो 15 से 20 जो है ये 15 से 20 है। इस 15 से 20 के सामने की आवृत्ति जो है 75, ये F1 कहलाएगी। इसके ऊपर की कहलाएगी F0, यानी सिर्फ 54 F0 होगा और 74 F2 होगा। तो इस तरह से 15 से 20 वाले जो वर्ग है उसका घनत्व परीक्षण किया जाएगा। इसका देखिए F0 कितना है? 54 है, F1 75, F2 72। इन सब तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमें जो मिलेगा 201 मिलेगा। इसी तरह से दूसरा वर्ग जो है 22, 25, इसकी भी तीनों आवृत्ति F0, F1 और F2, उनका हम टोटल करेंगे। ये दूसरा वर्ग है हमारे सामने 20 से 25। इसकी F0 कौन सा है? 72, F1 है इसका 72, F0 है 75 और F2 है 64। तो 75, 72 और 64 इन तीनों को हम जोड़ेंगे। देखिए 75, 72 और 64 इन तीनों को जोड़ा तो हमें ज्ञात क्या हुआ? कितना आंसर आया? 211। अब देखिए ये दोनों वर्ग की हमने जब घनत्व परीक्षण किया
तो ये पहला वाला वर्ग है। इस पहले वाले वर्ग का घनत्व परीक्षण करने के बाद इसका टोटल कितना आया 201, और दूसरे वाले वर्ग का घनत्व परीक्षण का टोटल आया 211। तो यहाँ पर 211 इससे बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 22, 25 जो होगा ये बहुलक वर्ग होगा। अब हमें बहुलक वर्ग ज्ञात हो गया। बहुलक वर्ग हमें कौन सा ज्ञात हुआ 22, 25, ये हमें बहुलक वर्ग ज्ञात हुआ। लेकिन अब यहाँ पे वही कंडीशन पैदा हो रही है, वही कंडीशन से हमारे सामने आ रही है कि देखिए यहाँ पर F1 जो है 75, ये F0 से अधिक है, 75 है, यानी 72 से 75 अधिक है, F1 से F0 अधिक है। इसलिए हम बहुलक याद करने का जो प्रारंभिक सूत्र है, मूल सूत्र है, कौन सा वाला है देखिए, ये वाला प्रारंभिक फार्मूला है। इस फार्मूला का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना होगा ये वाले वैकल्पिक फार्मूला का उपयोग, क्योंकि यहाँ पर F1 से F0 बड़ी है, इसलिए हमें वैकल्पिक फार्मूला का उपयोग करना होगा। देखिए यहाँ पर हम वैकल्पिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। कौन से वाला वैकल्पिक फार्मूला, ये वाला वैकल्पिक फार्मूला का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हम। इसका यूज़ करके हम जेड को ज्ञात करेंगे, अर्थात बहुलक को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देखिए L1 जो होगा 20 होगा, और इसका जो F0 है वह 75 है, F1 72 है, F2 64 है। आप इस सभी को I यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, यानी 20 और 25 का अंतर कितना है 5 के बराबर है। इन सब वैल्यू को आप इस वैकल्पिक फार्मूला में रखेंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वह कितनी प्राप्त होगी 24.6 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर बहुलक जो हमें प्राप्त हुआ है वह 24.6 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, जब दो वर्ग, कोई ऐसा सवाल आपके सामने हो जिसमें दो वर्गों की आवृत्ति एक समान हो, जैसे कि इसमें दिया है 15 से 20 की आवृत्ति भी 5 है और 20 से 25 की आवृत्ति की अधिक संख्या भी 5 है, ऐसा कोई सवाल आपके सामने आता है, तब आपको इस तरह से घनित्व परीक्षण करना है और उसमें आपको ये चेक करना है कि किस वर्ग का घनित्व परीक्षण ज़्यादा आ रहा है। टोटल जिसका आ रहा है वह बहुलक वर्ग होगा, और उसके बाद फिर आपको बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है और फिर आपको बहुलक मूल्य ज्ञात करना है। तो इस तरह से आज की लेक्चर वीडियो हमने जाना कि किस तरह से बहुलक की गणना हम कर सकते हैं। विभिन्न कंडीशन को देखते हुए आपको इन कंडीशन को ध्यान रखना है जो आज हमने लेक्चर में बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुलक के फार्मूला लगाकर आप बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं।